Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. लॉ सेमेस्टर क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज हम करेंगे लेक्चर 3। लेक्चर 3 में हम देखने वाले हैं कि पेटेंट लॉ से रिलेटेड जो पेटेंट लॉ का हमारा एक जो लेजिस्लेशन है दैट इज पेटेंट एक्ट 1970, उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपके लॉ सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसी के साथ साथ जो हमारा ट्रेड सीक्रेट है, जो वन ऑफ द काइंड ऑफ आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो बिना किसी देरी के मेरे दोस्त क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। अगर वहां पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो क्यों नहीं जुड़े हो, जल्दी से जुड़ जाओ ताकि तुम्हारे कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट किसी सेक्शन से रिलेटेड, किसी केस लॉ से रिलेटेड या किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मुझसे वहां पर कनेक्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारे लीगल अपडेट्स वहां पे तुमको मिलते हैं, तो बिना किसी देरी अपनी लॉ लाइफ इजी बनाने के लिए वहां पर कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो तो पहला जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया है जो कि पूछा जा सकता है किससे, पेटेंट एक्ट से, उसके बारे में हम बात करते हैं। सो बेसिकली पेटेंट का एक आपको बता दूं, ऐसा कोई इंसान ने, अगर एक इंसान है जिसने क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, वो प्रोडक्ट में जो उसने अलग किया है, एक इन्वेंट किया है, इन्वेंशन किया है, उस पे वो आदमी क्या मांग सकता है, पेटेंट मांग सकता है। तो पेटेंट मांगने के लिए इन्वेंशन होना बहुत ज़रूरी है, नोवेल्टी होना बहुत ज़रूरी है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं होना ज़रूरी है, चाहिए वो चीज़ें, तभी वो क्या इंसान पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और उसी के साथ फिर पेटेंट में पूरा प्रोसेस रहता है कि किस तरीके से पेटेंट मिलेगा, किस तरीके से पेटेंट एप्लीकेशन अप्लाई करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें पेटेंट में कवर की जाती है। अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पेटेंट में, दैट इज कंपलसरी लाइसेंसिंग, जो भी आपने लॉ स्कूल में पढ़ा होगा। कंपलसरी लाइसेंसिंग से रिलेटेड भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताया। तो पहला क्वेश्चन जो देखेंगे वो हम देखेंगे 6 मार्क्स का, क्या बोल रहा है, डिफाइन अ पेटेंट एंड, डिफाइन करना है क्या, पेटेंट को, एंड discuss the essential criteria for patentability, what types of inventions are patentable under patent law and what subject matter is excluded from patent protection। क्या करना है, पेटेंट को डिफाइन करना है और उसी के साथ साथ उसके जो एसेंशियल क्राइटेरिया है पेटेंटेबिलिटी का वो बताना है, किस टाइप के इन्वेंशन जो है वो पेटेंटेबल होते हैं पेटेंट लॉ में, और कौन से सब्जेक्ट मैटर एक्सक्लूडेड है पेटेंट प्रोटेक्शन, मतलब किस चीजों के ऊपर पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये चीज आपको 6 मार्क्स के आंसर में ये तीनों चीजें बतानी है। सबसे पहले मैं बताऊंगी पेटेंट के बारे में। तो पेटेंट क्या होता है, अ पेटेंट इज अ स्टैट्यूटरी राइट ग्रांटेड टू एन इन्वेंटर और एप्लीकेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर अ न्यू यूजफुल and non-obvious invention which gives the patent holder exclusive right to use, manufacture, sell and license the invention for a specified period, usually 20 years from the filing date। ठीक है, सो पेटेंट क्या है, पेटेंट एक स्टैट्यूटरी राइट है जो कि एक सरकार की तरफ से मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। किसको मिलता है, एक इन्वेंटर को, एक एप्लीकेंट को जिसने क्या किया है, इन्वेंशन किया है, एक नया यूजफुल और नॉन ऑब्वियस इन्वेंशन किया है, जो कि पेटेंट होल्डर को क्या देगा, जब पेटेंट मिल जाएगा, पेटेंट का राइट, तो पेटेंट होल्डर को एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है कि 20 साल तक उसके पास क्या है, वो राइट है, उसको वो कैसे यूज कर सकता है, वो उसको अपने हिसाब से चीजें किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेल करना है, किस तरीके से उसको मार्केट में उतारना है, किन लोगों को उसको उस पेटेंट पे नहीं अधिकार देना है, ये सारी चीजें का पूरा राइट, एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है 20 साल के लिए। ठीक है, तो ये हमने बेसिक बताया। इंडिया में पेटेंट एक्ट कहाँ से गवर्न होता है, इन इंडिया पेटेंट एक्ट आर गवर्न बाय द पेटेंट एक्ट 1970 गवर्न करता है। क्या क्या एसेंशियल क्राइटेरिया है पेटेंटेबिलिटी के लिए, तो सबसे पहले क्या, नोवेल्टी, नोवेल्टी होना चाहिए। जो इन्वेंशन है, द इन्वेंशन मस्ट बी न्यू एंड नॉट डिस्क्लोज इन एनी प्रायर और नोन टू द पब्लिक बिफोर द फाइलिंग डेट। जो इन्वेंशन है वो पूरी तरीके से नया होना चाहिए, जब अप्लाई किया गया है पेटेंट के लिए उस इन्वेंशन से रिलेटेड, तो उससे पहले कोई भी ऐसा रिलेटेड इन्वेंशन एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए मार्केट में, तभी उसको क्या, नोवेल्टी कंसिडर करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पेटेंटेबिलिटी के लिए होता है इन्वेंटिव स्टेप्स, नॉन ऑब्वियसनेस। द इन्वेंशन मस्ट इन्वॉल्व अ टेक्निकल एडवांसमेंट और एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस दैट इज नॉट ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन द रिलेवेंट फील्ड। इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, मतलब किसी ने अभी तक वो स्टेप यूज नहीं किए अपने प्रोसेस में या अपने प्रोडक्ट को बनाने में, वो स्टेप मतलब जो कि लोगों को पता ही नहीं है, वो आपने क्या किए, यूज किए, जिसके ऊपर क्या, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसका, पेटेंटेबिलिटी का।
तीसरा जो है दैट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, जो कि यूटिलिटी के बारे में बात करता है। द इन्वेंशन मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेड और यूज्ड इन सम काइंड ऑफ इंडस्ट्री। जो इन्वेंशन है वो क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, यूज होने के लिए, बनने के लिए सेम काइंड ऑफ इंडस्ट्री में, ठीक है। सो ये जो तीन मेजर क्या है एसेंशियल क्राइटेरिया है किसके लिए, पेटेंटेबिलिटी के। चौथा क्या है, पेटेंट सब्जेक्ट मैटर। जो इन्वेंशन है वो क्या होना चाहिए, पेटेंट सब्जेक्ट मैटर के अंदर, पेटेंटेबल इन्वेंशन के अंदर फॉल होना चाहिए। अगर वो पेटेंटेबल इन्वेंशन में नहीं होगा एज पर दी पेटेंट एक्ट, तो उस पर पेटेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, पेटेंट नहीं मिलेगा। तो चार क्राइटेरिया होते हैं, कौन से मेंशन करने हैं आपको, नोवेल्टी मेंशन करनी है, इन्वेंटिव स्टेप मेंशन करना है, सब्जेक्ट मैटर मेंशन करना है, और आपका जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो मेंशन करना है। क्या पेटेंट हो सकता है, व्हाट कैन बी पेटेंट, एग्जांपल ऑफ पेटेंटेबल इन्वेंशन इंक्लूड, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि किस चीज़ों को हम पेटेंट करवा सकते हैं, किस चीज़ पे हम पेटेंट मांग सकते हैं। तो कोई भी नई मशीन, कोई भी एपरेटस या डिवाइसेस पेटेंटेबल इन्वेंशन होते हैं। नया और यूजफुल प्रोसेसेस या मेथड जो कि आपने क्या यूज किसके लिए किया है, मैन्युफैक्चर करने के लिए किया है, वो भी पेटेंट में आता है। कोई भी नया केमिकल कंपाउंड, कोई फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, ये सारी चीजें, नया कोई फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड आया हो, नया कोई फॉर्मेशन आया हो, नया कोई केमिकल कंपाउंड हो, ये सारी चीजें भी क्या, ये सारी चीजें भी पेटेंटेबल इन्वेंशन में आती हैं। Improvement of existing technologically that meet the criteria, improvement of existing technology that meet the criteria। और अगर existing technology में कोई improvement किया गया है तो उस पर भी क्या पेटेंट मांगा जा सकता है। अब आता है another important, what cannot be patented, किसको पेटेंट नहीं किया जा सकता है, किस पे पेटेंट नहीं मिलेगा। सो एक्सक्लूडेड सब्जेक्ट मैटर को एक्सक्लूड करते हुए क्या, अंडर सेक्शन 3 and 4 ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट द फॉलोइंग आर नॉट पेटेंटेबल। सेक्शन 3 और 4 में पेटेंट एक्ट के बताया गया है कि कौन सी चीजों पे पेटेंट नहीं मिलेगा, कौन सी चीजें पेटेंटेबल नहीं है। मतलब जो उसमें ये बताया गया है कि कौन सी चीजें पेटेंटेबल नहीं है, जो बाकी जो रिमेनिंग होंगी, जो मेंशन नहीं है, वो क्या होंगी, पेटेंटेबल होंगी। मेयर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल और एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज, मतलब जो पहले से एग्जिस्टिंग थ्योरी है उनको अगर आप डिस्कवर कर रहे हो तो वो पेटेंटेबल नहीं है। इन्वेंशन कॉन्ट्रेरी टू पब्लिक ऑर्डर और मोरलिटी, ऐसा आपने कोई इन्वेंशन किया जो कि पब्लिक ऑर्डर या मोरलिटी से क्या है, कॉन्ट्रेरी है, तो वो भी क्या, वो भी किसी भी तरीके से इन्वेंटेड पेटेंटेड नहीं हो सकता एज पर सेक्शन 3 and 4 ऑफ पेटेंट एक्ट। दूसरा, जो एग्रीकल्चर के मेथड्स हैं, जो हॉर्टिकल्चर के मेथड हैं, उन पे भी पेटेंट नहीं मांग सकते। आपने सोचा कि आज मैंने हॉर्टिकल्चर का या एग्रीकल्चर का एक मेथड लेकर आया हूं और उसके ऊपर मैं क्या, उसके ऊपर पेटेंट मांगूंगा, तो भैया सेक्शन 3 और 4 में क्लियरली बोला गया है पेटेंट एक्ट के, दैट इज नॉट अलाउड। ओके, मेडिकल, सर्जिकल एंड थेरेपेटिक मैथड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स, जो मेडिकल हो गए, सर्जिकल हो गए, थेरेपेटिक मैथड्स हो गए, ह्यूमन और एनिमल के ट्रीटमेंट के लिए, वो भी पेटेंटेबल नहीं होते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो जो पेटेंट लॉ है वो इंश्योर करता है बैलेंस किसमें, इनोवेशन को इनकरेज करने में और मोनोपोलाइजेशन को प्रिवेंट करने में आइडियाज के, जो कि ट्रूली नॉवल नहीं है और यूजफुल है, ठीक है। ओनली इन्वेंशन जो कि क्या, स्पेसिफिक लीगल और टेक्निकल क्राइटेरिया क्या करते हैं, ग्रांट करते हैं पेटेंटिव प्रोटेक्शन, और बाकी जो एक्सक्लूजन है वो हेल्प करते हैं कि अब्यूज है, जो अब्यूज हो रहा है उसको क्या प्रिवेंट कर सके और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ये चीज़ मैंने आखिरी में कंक्लूजन में बताई है, ठीक है। तो पहले मैंने पेटेंट के बारे में बताया, पेटेंट लॉ कौन किस हिसाब से लेजिस्लेट होता है इंडिया में वो बताया। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने बताया कि कौन सी चीज़ें पेटेंटेबल होती हैं। मैंने मशीन्स बताई, मैंने प्रोसेसेस बताए, मैंने फार्मास्यूटिकल्स बताए। उसके बाद मैंने बताया सेक्शन 3 और 4 को कि क्या पेटेंटेबल नहीं है। तो मैंने सारी चीज़ें बताई कि जो अगर बेयर डिस्कवरी है, साइंटिफिक ऑलरेडी थ्योरी एग्जिस्ट है, वो नहीं होगी। अगर अपोजिस पब्लिक पॉलिसी के अपोजिशन में तो वो नहीं होगी। उसी के साथ जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के मैथड्स हैं वो भी क्या होंगे, पेटेंट नहीं होंगे। क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था तो हमें इतना ही लिखना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्कस इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पेटेंट अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट, हाईलाइट द की स्टेजेस इन्वॉल्व फ्रॉम फाइलिंग द एप्लीकेशन टू द ग्रांट ऑफ द पेटेंट, 10 मार्क्स। सो बेसिकली आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पेटेंट मांगने के लिए, पेटेंट अप्लाई करने के लिए पूरा प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। पूरा प्रोसेस जब हो जाता है, जब आखिरी में जाके क्या होता है, पेटेंट ग्रांट होता है। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि आपको क्या बताना है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से पेटेंट का होता है इंडियन पेटेंट एक्ट में, वो बताना है। और उसमें आपको जो हाईलाइट करनी है, जो की स्टेप्स हैं, वो पूरी तरीके से जो स्टेज प्रोसेस में वो क्या करनी पड़ेगी, हाईलाइट करनी पड़ेगी। और कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा है।
तो सबसे पहले हम आंसर क्या लिखेंगे, पहले हम बताएंगे किसके बारे में, पेटेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ पेटेंट रजिस्ट्रेशन इन इंडिया इज गवर्न बाय द इंडियन पेटेंट एक्ट। जो प्रोसेस है पेटेंट रजिस्ट्रेशन का इंडिया में, वो गवर्न किया जाता है इंडियन पेटेंट एक्ट के थ्रू एंड द पेटेंट रूल्स 2003। A patent grants the inventor exclusive right over their invention for a period of 20 years subject to public disclosure of the invention। जो पेटेंट है वो क्या देता है, इन्वेंटर को एक्सक्लूसिव राइट देता है किस पे, इन्वेंशन के लिए 20 साल तक के, जिसमें क्या पब्लिक डिस्क्लोजर इन्वेंशन का भी है। जो की स्टेजेस है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में वो क्या है, पहला है आपका फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल करना, जो कि सेक्शन 6 और 7 में दिया गया है। क्या बताया गया है, एन एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट कैन बी फाइल्ड बाय द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। ऑब्वियसली बात है कहाँ से शुरुआत होगी कि अगर मुझे किसी चीज पे पेटेंट चाहिए, मैं पेटेंट मांग रही हूँ, तो मुझे उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से, एप्लीकेशन से स्टार्ट होता है, और वो कौन से सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 6 एंड 7 में, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है वही क्या कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, या उसके जो असाइनी है या उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी क्या कर सकते हैं, पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि मैंने कोई चीज बना दी और मेरी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, बनाने के बाद, लेकिन मैंने उस पर पेटेंट नहीं माना, तो जो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो क्या कर लेगा, वो पेटेंट कर सकता है, पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। The application must be filled in form 1 along with the provisional or complete specification and appropriate fees। जो एप्लीकेशन है वो फिल होनी चाहिए किसमें, फॉर्म 1 में, जिसमें प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होना चाहिए पेटेंट के आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, और उसी के साथ साथ इसमें फीस भी लगेगी, फ्री में आप पेटेंट एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते हैं। इफ अ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन इज फाइल्ड, अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मस्ट बी फिल्ड विद इन 12 मंथ्स। मान लो कि उस टाइम पे साथ में प्रोविजनल कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो अगर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल हो चुकी है, तो जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है वो 12 महीने में क्या होनी चाहिए, भरनी चाहिए, ये चीज भी बोली गई है। दूसरी जो स्टेप है वो है पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। जैसे ही एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है, उस एप्लीकेशन का पब्लिकेशन जो कि सेक्शन 11A में दिया गया है। द एप्लीकेशन इज पब्लिश ऑटोमेटिकली आफ्टर 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग और द प्रायोरिटी डेट whichever is earlier। Early publication can also be requested under Rule 24A। Upon publication, the applicant gets the provisional rights। ठीक है, जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जैसे अप्लाई किया 18 महीने बाद क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, और उसी के साथ जो पब्लिकेशन है वो क्या हो सकता है, रिक्वेस्ट किया जा सकता है, और जो पब्लिकेशन के बाद क्या मिल जाते हैं, प्रोविजनल राइट्स भी एप्लीकेंट को मिल जाएंगे। फिर आता है तीसरा स्टेप, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। हमने देखा एप्लीकेशन फाइल हो गया, एप्लीकेशन का पब्लिश हो गया, अब क्या होगा, एग्जामिनेशन कि भैया वो जो एप्लीकेशन फाइल की गई है, क्या ये पेटेंट सही है कि नहीं, क्या इसे पेटेंट मिलना चाहिए कि नहीं, इस पर रिलेटेड एक एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी, जो कि सेक्शन 11B में दिया गया है। द एप्लीकेशन इज नॉट एग्जामिन अंटिल अ रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन इज फाइल्ड इन फॉर्म 18 और 18A। जो एप्लीकेशन है वो जब तक एग्जामिन नहीं होती तब तक रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन जो कि फॉर्म 18 और 18A में फिल की गई है, द रिक्वेस्ट मस्ट बी मेड विद इन 48 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ प्रायोरिटी। जो रिक्वेस्ट है वो कब से होगी, 14 मंथ्स में होनी चाहिए जिस दिन से फाइल की गई है और प्रायोरिटी की गई है। ठीक है, एग्जामिनेशन एंड फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट सेक्शन 12 में दिया गया है। क्या बोला गया है, द कंट्रोलर फॉरवर्ड्स द एप्लीकेशन टू अ पेटेंट एग्जामिनर हु एग्जामिन इट फॉर नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेट एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। द एग्जामिनर इशूज अ फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्शन इफ एनी। एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगी, जो कंट्रोलर है वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता है किसको, पेटेंट एग्जामिनर को, जो कि एग्जामिन करेगा नोवेल्टी के लिए, इन्वेंटिव स्टेप के लिए और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी के लिए। जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट को इशू करेगा, जिसमें क्या रहेंगे, ऑब्जेक्शंस कंटेन रहेंगे। फिर आते हैं रिस्पांस, जो अलग एफआईआर हो गए। अब क्या आएगा कि एफआईआर का जो रिपोर्ट का रिस्पांस आएगा उसके बारे में देखते हैं। तो रिस्पांस टू एफआईआर और प्री ग्रांट अपोजिशन जो कि सेक्शन 14 में दिया गया है और सेक्शन 25 में दिया गया है, वो क्या बोलता है, द एप्लीकेंट को क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करने पड़ेगा फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट का कितने महीने में, 6 महीने में। और उसके बाद अगर 6 महीने में वो मान लो रिप्लाई नहीं कर पा रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, तो उसको 3 महीने और मिलेंगे, तो ओवरऑल मान लो तो 9 महीने कंसिडर किए जाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, प्री ग्रांट अपोजिशन फाइल कर सकता है लिमिटेड ग्राउंड्स पे अंडर सेक्शन 21। मतलब अगर किसी को ये है कि भैया ये जो पेटेंट आ रहा है ये सही नहीं आ रहा है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है या कोई वायलेशन कर रहा है, तो वो इंसान क्या कर सकता है, प्री ग्रांट ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। फिर हम आते हैं 6 जो कि है ग्रांट ऑफ पेटेंट। अगर कंट्रोलर सेटिस्फाइड है कि जो एप्लीकेशन है वो सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करती है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हो, अगर ऑब्जेक्शन है वो भी रिजॉल्व हो गए, तो जो पेटेंट है वो क्या हो जाएगा, पेटेंट ग्रांट हो जाएगा, और जो पेटेंट की पूरी जो डिटेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, पेटेंट जर्नल में पब्लिश हो जाएंगी। तो ये आपकी होती है 6 स्टेप।
उसके बाद आते हैं पोस्ट ग्रांट अपोजिशन की, ग्रांट होने के बाद भी अपोजिशन होता है, जब पब्लिश की जाती है उसके बाद भी अपोजिशन होता है। जैसे मान लो कि आज ग्रांट किया गया है 2025 में, तो 2025 से लेकर 2026 तक एक साल में क्या किया जा सकता है, पोस्ट ग्रांट अपोजिशन हो सकता है, कि अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत है वो अपोज कर सकता है। सो विद इन 1 ईयर ऑफ द ग्रांट एनी इंटरेस्टेड पार्टी में फाइल अ पोस्ट ग्रांट अपोजिशन बिफोर द अपोजिशन बोर्ड, अपोजिशन बोर्ड के सामने क्या पोस्ट ग्रांट अपोजिशन कर सकता है। कंक्लूजन की बात करें, जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इंडिया में वो इंश्योर करता है बैलेंस किसका, राइट ऑफ इन्वेस्टर्स का और पब्लिक इंटरेस्ट का। जैसे प्रोसीजर है तो वो क्या करता है, जेन्युइन इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करता है और उसी के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को क्या करता है, इंकरेज करता है। ये आपका हो गया कितने मार्क्स का क्वेश्चन, ये हो गया आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें हमने प्रोसेस पूछा था। पहले हमने प्रोसेस के बारे में बताया, देन आफ्टर हमने जो 6-7 स्टेप्स हैं वो सातों स्टेप्स बताई, ठीक है, जिसमें हमने देखा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन, पब्लिकेशन, एफईआर, अपोजिशन, उसके बाद ग्रांट और उसके बाद पोस्ट ग्रांट अपोजिशन, ठीक है। तो 10 मार्क्स में आपको इतना तो लिखकर ही आना पड़ेगा, इससे कम आप नहीं लिख सकते हो। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है इससे पेटेंट से, डिस्कस द राइट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ अ पेटेंटी अंडर द पेटेंट लॉ। अब क्या होता है, हमने प्रोसेस देख लिया, हमने पेटेंट के बारे में देख लिया। जैसे ही आदमी को, एप्लीकेंट को पेटेंट मिल जाता है तो उसके कुछ राइट्स मिलते हैं उसको उस पेटेंट से रिलेटेड, तभी तो उसका फायदा है, वरना वो इतने पैसे देके क्यों पेटेंट ले रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ पेटेंट से राइट भी मिलते हैं और ऑब्लिगेशन, कुछ ड्यूटीज भी उसको क्या करनी पड़ती है, फुलफिल करनी पड़ती है। और इसी तरीके से पूछा गया है कि कैसे ये राइट्स हेल्प करते हैं इनोवेशन को प्रमोट करने में, और क्या इम्प्लीकेशन है अगर ये फुलफिल नहीं किए गए ड्यूटी को, ये बताना है कितना, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैंने बताया कि पेटेंट लॉ में पर्टिकुलरली जो कि इंडियन पेटेंट एक्ट से गाइड किया गया है, एक पेटेंटी को क्या होता है, सर्टेन एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं जिसमें क्या ऑब्लिगेशंस भी मिलते हैं, मतलब राइट भी मिल रहे हैं बट आपको कुछ ऑब्लिगेशंस हैं वो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम राइट्स की बात करते हैं पेटेंटी की। तो पहला जो राइट होता है वो क्या होता है, एक्सक्लूसिव राइट टू यूज एंड एक्सप्लॉइट, ठीक है। जो पेटेंट मिल रहा है उसके ऊपर क्या, उसका पूरा तरीके से पेटेंटी का अधिकार है कि उसको किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से लोगों को रोकना है उसको यूज करने से, वो पूरी तरीके से उसके हाथ में ही है। द पेटेंटी हैज द सोल राइट, क्या, किसका, मेक करने का, यूज करने का, सेल करने का, इंपोर्ट करने का पेटेंटेड इन्वेंशन इंडिया में, ठीक है। दूसरा जो राइट दिया गया है, राइट टू लाइसेंसी और असाइनी, लाइसेंस और असाइन, लाइसेंस मिल जाता है, जो पेटेंटी है उसको लाइसेंस मिल जाता है कि भैया जो वो उसी का प्रोडक्ट है कोई दूसरा उसकी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता है। तीसरा जो है राइट टू सू फॉर इन्फ्रिंजमेंट, मान लो किसी व्यक्ति ने उसकी परमिशन के बिना क्या कर लिया, उस पेटेंट को यूज कर लिया, अपना पेटेंट बना लिया, कॉपी कर लिया, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, पेटेंटी उसके अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट का सूट फाइल कर सकता है। फिर हम आते हैं राइट टू सरेंडर दी पेटेंट, पेटेंट को सरेंडर करने का जो राइट है वो किसमें दिया गया है, जो पेटेंटी है वो सरेंडर करता है पेटेंट को, किसी भी टाइम पे कर सकता है, किसके सामने, कंट्रोलर के सामने। फिर आते हैं राइट टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल, 20 साल के बाद, 20 साल का जो ड्यूरेशन है वो खत्म हो गया, उसके बाद क्या करना है, रिन्यू करना है, तो वो भी पेटेंट लॉ में अधिकार दिया गया है किसको, पेटेंटी को, ठीक है। ये हमने क्या बताया, ये हमने 5 यहाँ पे राइट्स बताए। अब हम आएंगे ऑब्लिगेशन में। तो पहला ऑब्लिगेशन क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन, भैया जो आप इन्वेंशन लेके गए हो, जो पेटेंट के लिए लेके गए हो, उसके बारे में आपको डिस्क्लोज करना कि किस तरीके से आपने उसको बनाया है, क्या क्या चीजें उसमें यूज की है, वो इन्वेंशन को डिस्क्लोज करना बहुत बहुत जरूरी है टू दी कंट्रोलर एंड टू दी जनरल पब्लिक। दूसरा ऑब्लिगेशन क्या, कि वर्किंग ऑफ पेटेंट इन इंडिया, कि किस तरीके से वर्क होगा, किस तरीके से पेटेंट को काम चलेगा इंडिया में, किस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कमर्शलाइज होगी, वो सारी चीजें भी सबमिट करनी पड़ेगी। तीसरा जो है वो है पेमेंट ऑफ रिन्यूअल फीस, जो रिन्यूअल जब 20 साल बाद रिन्यू करा जाएगा तो उसकी जो फीस है वो भी देने का, पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन होता है किस पे, पेटेंटी पे। ओके फिर हम आते हैं नेक्स्ट, हमारी ड्यूटी जो ऑब्लिगेशन है वो है नॉन अब्यूज ऑफ राइट, मतलब जो पेटेंटी को राइट दिए गए हैं वो पेटेंटी उस राइट का मिसयूज ना करे, कोई गलत तरीके से उन राइट को यूज ना करे, ये भी ऑब्लिगेशन होता है पेटेंटी के ऊपर। फिर आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो 2005 के अमेंडमेंट से आया, सब्जेक्ट टू कंपलसरी लाइसेंसिंग, अगर पेटेंटी को सफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है पेटेंट, या मीट रीजनेबल पब्लिक रिक्वायरमेंट नहीं कर रहे, तो कंपलसरी लाइसेंस भी क्या जाते हैं, ग्रांट किए जाते हैं दूसरों को, किसमें, सेक्शन 84 में। ओके कंक्लूजन की बात करें तो जो राइट ग्रांटेड किए गए पेटेंटी को वो एक इंसेंटिव है इनोवेशन के लिए, जो कि लीगल प्रोटेक्शन और कमर्शियल एडवांटेज को इंश्योर करेगा। लेकिन ये जो राइट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आते हैं ताकि जो इन्वेंशन है वो बेनिफिट करे सोसाइटी को। जो नॉन फुलफिलमेंट है ऑब्लिगेशन का वो क्या करता है, कैंसिलेशन पेटेंट का, मतलब अगर जो ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं किए गए या कुछ गड़बड़ की गई तो उसमें क्या होगा, जो पेटेंट मिला है उसको क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके सो ये हो गया हमारा किससे रिलेटेड,
राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से रिलेटेड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रेड सीक्रेट क्या होता है। तो ट्रेड सीक्रेट, पहली बात तो समझो कि एक ट्रेड या बिजनेस जो इस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, जो टेक्निक्स यूज हो रही हैं उसमें, जिस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीजें किस में आती हैं, ट्रेड सीक्रेट में आती हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि क्या होता है ट्रेड सीक्रेट, और उसी के साथ प्रोटेक्शन ट्रेड सीक्रेट का इंडियन लॉ में किस तरीके से दिया है वो आपको बताना है, और क्यों वो डिफर करता है बाकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उससे, और कितने मार्क्स से पूछा गया है ये आपसे पूछा गया है 10 मार्क्स में क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होता है ट्रेड सीक्रेट। तो मीनिंग ऑफ ट्रेड सीक्रेट की बात करें तो एक ट्रेड सीक्रेट एक रेफर करता है कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन को जो प्रोवाइड करती है कॉम्पिटेंट एज। भैया अगर मैंने बता दिया कि मैं अपने प्रोडक्ट में ये सारी चीजें यूज करती हूँ तो कॉम्पिटिटर तो वही यूज कर लेगा ना मेरे को, सेम मेरे प्रोडक्ट जैसा बनाने के लिए, मार्केट में आने के लिए। तो वो चीज क्या, ट्रेड सीक्रेट क्या, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कवर करता है। इसमें क्या हो सकता है, फॉर्मूला हो सकते हैं, आपके प्रैक्टिस हो सकते हैं, प्रोसेसेस हो सकते हैं, डिजाइन हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, कंप्लाइशन हो सकते हैं इन्फॉर्मेशन के, जो कि जनरली नोन नहीं होते, इजीली एक्सेसिबल नहीं होते दूसरे व्यक्ति को। एग्जाम्पल की बात करें ट्रेड सीक्रेट के तो कौन सा है, कोको कोला की रेसिपी है, गूगल का सर्च एल्गोरिदम है, क्लाइंट लिस्ट है, बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैं, ये सारे ट्रेड सीक्रेट के क्या है, एग्जाम्पल है। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स इंडियन लॉ में बात करें तो सबसे पहला किसमें मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 27 में। ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन करता है किसके, कॉन्फिडेंशियलिटी के थ्रू, और जिसको हम एनडीए बोलते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेस होते हैं उस पे, उसके बेसिस पे कि मान लो मैं किसी कंपनी के साथ काम कर रही हूँ और मैंने उसमें कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया कि ये कंपनी की मैं इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी आगे लीक नहीं करूंगी, बट मैं वो क्या कर देती हूँ, छोड़ने के बाद, जब तक छोड़ने के बाद भी लीक नहीं करूंगी उसमें लिखा है, लेकिन छोड़ने के बाद मैं लीक कर देती हूँ उसका ट्रेड सीक्रेट, तो वहां पर क्या, फिर वहां पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में सेक्शन 27 के हिसाब से क्या किया जाएगा, चार्जेस दिए जाएंगे। ठीक है। दूसरा जो है इक्विटी एंड कॉमन लॉ प्रिंसिपल, इंडियन कोर्ट्स के पास क्या है, इक्विटेबल डॉक्ट्रिन पे करते हैं, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो गया, इसके बेसिस पे ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें मैंने एक केस भी बताया है, जॉन रिचर्ड ब्रांडी वर्सेस केमिकल प्रोसेस इक्विपमेंट, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला था कि जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ऑब्टेन होती है, उसको क्या मिसयूज नहीं किया जाता है, ना करा जाना चाहिए। तीसरा जो मैंने बताया आईटी एक्ट यहाँ पर हुआ है, आईटी एक्ट भी प्रोटेक्शन देता है ट्रेड सीक्रेट को। सेक्शन 72 आईटी एक्ट का, जो कि अनऑथराइज डिस्क्लोजर करता है पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को जो कि ऑब्टेन हुई है सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए इस एक्ट में, और अगर वो क्या की गई है, अगर आपने इसको यूज कर लिया, मिसयूज किया, तो वो क्या होगा, पेनलाइज होगा इस एक्ट के हिसाब से। कंक्लूजन की बात करें तो जो ट्रेड सीक्रेट है वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं प्रिजर्व करने में बिजनेस के कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को। जो इंडिया है वो क्या करता है, डेडिकेट ट्रेड सीक्रेट स्टैट्यूट, मतलब अभी हमारे पास एक प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं है ट्रेड सीक्रेट से रिलेटेड, बट हमारे पास डिफरेंट लॉज में क्या है, प्रोटेक्शन है। वी डोंट हैव दी सेपरेट लेजिस्लेशन, जैसे हमारा कॉपीराइट हो गया तो वी हैव कॉपीराइट एक्ट, जैसे हमारा पेटेंट हो गया वी हैव पेटेंट एक्ट, बट ट्रेड लॉ के लिए अभी हमारा ट्रेड सीक्रेट के लिए कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको कंक्लूजन में बताई है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था। अब आते हैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम पेटेंट लॉ की बात करते हैं, दैट इज कंपलसरी लाइसेंसिंग। तो यहाँ पे पूछा है कि आपको बताना है कॉन्सेप्ट कंपलसरी लाइसेंसिंग का पेटेंट एक्ट में, और उसी के साथ साथ लीगल फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्टिव और ग्राउंड कंपलसरी लाइसेंसिंग ग्रांट करने के बताने हैं, किससे रिलेटेड, रिलेवेंट केस लॉ से रिलेटेड। और कितने मार्क्स का पूछा गया है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इंटरनेशनल प्रोविजंस भी पूछा उसमें। ठीक है, इंटरनेशनल प्रोविजन भी बताना है। तो पहले आप क्या बताओगे, इंट्रोडक्शन दोगे, कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होता है। सो कंपलसरी लाइसेंसिंग एक लीगल प्रोविजन होता है जो कि अलाउ करता है तीसरी पार्टी को कि वो यूज कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, सेल कर सकता है पेटेंटेड प्रोडक्ट को, प्रोसेस को, बिना परमिशन पेटेंट होल्डर के। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई चीज बनाई है जिसमें मुझे पेटेंट मिल गया, अब मेरे को लग रहा है कि मैं, यार मुझे वो चीज नहीं देनी है, तो मैं क्या करूंगी, तीसरे आदमी को कंपलसरी लाइसेंसिंग प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो उस को पेटेंट को किस तरीके से यूज करना है वो देखे, और उसमें उसको मेरी परमिशन की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, और उसमें भी क्या, उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो उसको फॉलो करनी पड़ती है। इट इज एन एक्सेप्शन टू द एक्सक्लूसिव राइट। जो एक्सक्लूसिव राइट होता है ना, कि जिसमें जो मेरे पास ये राइट है, कोई दूसरा मेरी परमिशन के बिना नहीं कर सकता, तो कंपलसरी लाइसेंसिंग उसका क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। फिर मैंने ये बताया लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो जो कंपलसरी लाइसेंसिंग है वो सेक्शन 84 से लेके 92 में पेटेंट एक्ट के कवर की गई है। सेक्शन 84 बोलता है कि 3 साल बाद पेटेंट ग्रांट होने के बाद कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए
अप्लाई कर सकता है। किस बेसिस पे? कि जो रीजनेबल रिक्वायरमेंट है पब्लिक की पेटेंटेड इन्वेंशन से वो सेटिस्फाइड नहीं हुई हो, तो इसलिए वो कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए करेगा कि भाई मैं कर दूंगा सेटिस्फाइड। द पेटेंटेड इन्वेंशन कि वो अवेलेबल नहीं हो पब्लिक को रीजनेबली भी अफोर्डेबल प्राइस पे, या पेटेंटेड इन्वेंशन वर्क नहीं किया गया हो टेरिटरी ऑफ इंडिया में, तो इन सारे फैक्टर्स पे कंपलसरी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज क्या कर देती हैं? ग्रांट कर देती हैं। सेक्शन 85 प्रोवाइड करता है पेटेंट के रिवोकेशन से रिलेटेड अगर पूरी कंडीशंस जो क्या है वो हो गई हैं, फॉलो हो गई हैं, तो कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट हो जाता है। 92 करता है गवर्नमेंट को अलाउ कि वो क्या करें? कंपलसरी लाइसेंस को इशू करें नेशनल इमरजेंसी के टाइम, एक्सट्रीम इमरजेंसी के टाइम और पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज के टाइम। ऑब्जेक्टिव कंपलसरी लाइसेंसिंग है पब्लिक वेलफेयर, जो कि इंश्योर करता है एक्सेस एसेंशियल प्रोडक्ट को, स्पेशली लाइफ सेविंग ड्रग्स को, प्रिवेंट करता है अब्यूज ऑफ पेटेंट मोनोपोली का, स्टॉप करता है पेटेंट होल्डर को रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस और ओवर प्राइसिंग करने से, इनकरेज करता है लोकल प्रोडक्शन को, प्रमोट करता है वर्किंग ऑफ पेटेंट इन इंडिया, बैलेंस करता है इंटरेस्ट को, अलाइन करता है इनोवेशन इंसेंटिव पब्लिक हेल्थ नीड्स के साथ साथ। तो मैंने यहाँ पे कंपलसरी लाइसेंसिंग के ऑब्जेक्टिव बताए, प्रोविजंस बताए। अब मैं यहाँ पे केस लॉ बताऊंगी जो कि बहुत फेमस केस लॉ है कंपलसरी लाइसेंसिंग का, दैट इज बेयर कॉर्पोरेशन वर्सेस नैक्टो फार्मा लिमिटेड, जो कि 2012 का केस है। ये इंडिया का फर्स्ट कंपलसरी लाइसेंस से रिलेटेड केस है। जो बेयर्स कैंसर ड्रग है नेक्सावर, वो क्या हुई थी? अराउंड 2.8 लाख रुपीस मंथ क्या हो रही थी? सेल हो रही थी। जो लाइसेंस है वो ग्रांट किया गया किसको? नाटका फार्मा को, कि वो क्या करें? ड्रग को 8,500 रुपए में सेल करें, क्योंकि जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो जो कंट्रोलर जनरल है उनने बेयर को क्या किया? बोला कि वो 3 कंडीशन जो सेक्शन 84 में कंपलसरी लाइसेंसिंग वाली वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनको कंपलसरी लाइसेंसिंग वाली चीज ग्रांट नहीं की जाएगी। इंटरनेशनल प्रोविजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंटरनेशनल प्रोविजन कहाँ पर है? ट्रिप्स एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 31 बोलता है वो क्या बोलता है? कि जो कंपलसरी लाइसेंसिंग है वो परमिट होगी सर्टेन कंडीशन में, और जो दोहा डिक्लेरेशन है ट्रिप्स का पब्लिक हेल्थ का, वो क्या करता है? राइट ऑफ मेंबर स्टेट्स को क्या करता है? रीअफर्म करता है कि वो क्या कर सकते हैं? फ्लेक्सिबिलिटीज को यूज कर सकते हैं, किसके? ट्रिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को यूज कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और स्पेशली जो हेल्थ क्राइसिस होते हैं जैसे कोविड आया था उस टाइम पे प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सारे इन्वेंशन से रिलेटेड ट्रिप्स में बताया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बताई। हमने इसमें क्या बताया कि क्या होता है कंपलसरी लाइसेंसिंग, उसके लीगल प्रोविजन बताया, उसके ऑब्जेक्टिव बताए, केस लॉ बताया, इंटरनेशनल प्रोविजन बताया, एंड आखिरी में मैंने क्या दिया है यहाँ पर उसका कंक्लूजन दिया है कि वो बहुत वाइटल टूल है इंडियन पेटेंट लॉ में, जो कि इंश्योर करता है कि जो पेटेंट राइट्स हैं वो ओवरराइड ना करें, पब्लिक की जरूरत को और वेलफेयर को ओवरराइड ना करे, इसीलिए कंपलसरी लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस थे जिसमें हमने पहला क्वेश्चन देखा पेटेंट से रिलेटेड कि क्या होता है पेटेंट, क्या क्या किस चीज़ों पे पेटेंट मिलता है, किस चीज़ों पे नहीं मिलता है। दूसरा क्वेश्चन देखा था हमने, पहले 6 मार्क्स का देखा था। दूसरा क्वेश्चन हमने देखा कि क्या पूरा पेटेंट प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स उसमें लगती हैं, जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखा था। फिर हमने तीसरा देखा कि पेटेंट के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उसको क्या क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, जो कि हमने 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखा था। उसके बाद हमने देखा कि ट्रेड सीक्रेट क्या होता है और किस तरीके से इंडिया में ट्रेड सीक्रेट गवर्न होता है, वो भी मैंने आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन बताया। और लास्ट में मैंने कंपलसरी लाइसेंसिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंडियन पेटेंट एक्ट में, उसके बारे में बात हुई। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना अच्छे से ये पढ़ो और अपना एग्जाम दो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।